चलो, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या? इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज आपने पढ़ लिया है लास्ट क्लास तक अपने चैप्टर, इसका नाम है परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना में आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज एक्चुअली हुई कहां से? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी कैथोड किरण नलिका से, ठीक है ना। अब जो रे इसमें से निकलती है, कैथोड रे, यानी कि जो रे निकलती है, मैंने उसकी सारी गुणधर्म, सारी विशेषताएं जो बता दिया है पिछले लेक्चर में, जाके आप वीडियो में देख सकते हैं। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रोटॉन की खोज। अब हमें प्रोटॉन की खोज करनी है, तो हेडिंग लिखेंगे हम सभी, प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इसको नहीं आता भाई। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो हमें क्या पढ़ना है? प्रोटॉन की खोज पढ़ना है हमें, कि भाई प्रोटॉन की खोज कैसे की गई थी, कैसे कहाँ क्या कहानी हुई, ये सब बातें हमें जानना है। तो इसकी जो खोज की कहानी स्टार्ट होती है वो होती है गोल्डस्टीन से। किससे? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन नाम का वैज्ञानिक था। गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ने दी एक कैनल रे। कैनल का मतलब होता है कि किसी छिद्र में से निकल के वो निकल रहा है, किसी छिद्र में से वो निकल रहा है। धन, क्या बोलते हैं, धनावेश, धन किरणें, इसकी बात होगी यहाँ पर। वहां पर बात हुई थी कैथोड रे की, कैथोड किरणों की। यहाँ पर बात होगी धन किरणों की, ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव रेज, या आप कह सकते हो कैनल रे, कैनल, कैनल किरण, ठीक है ना। क्या रहा ये? कैनाल किरण मतलब, हाँ, वो था कैथोड रे, और ये हमारे पास क्या है? कैनल रेज। हमें पहले ये सीखेंगे, प्रोटॉन की खोज अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसी रे से हमारी जो खोज हुई थी वो किसकी हुई थी? प्रोटॉन की हुई थी, ठीक है ना। तो अच्छे सेटिंग बनाते हैं, कैनल रेज, कैनल रेज, ठीक है ना। क्या होती है रेज, आओ जानते हैं। तो इसकी जो खोज है वो किसने किया? वो किया हमारे गोल्डस्टीन भाई साहब ने। किसने? इसने क्या करा, जो विसर्जन ट्यूब था, कौन था? विसर्जन नलिका था, उसमें थोड़ा सा इसने क्या करा, थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा इसने उसके अंदर संशोधन किया। देखो क्या क्या उसने संशोधन, वो मैं आपको समझा देता हूं। ये हमारे पास सपोज करो ट्यूब है, ये हमारे पास है विसर्जन नलिका। इससे बनाता हूं अच्छे से, विसर्जन नलिका में उसने थोड़ा संशोधन कर दिया। देखो क्या किया उसने, इधर हमारे पास कौन है? प्लस, इधर हमारे पास है माइनस, और ये हमने इसको जोड़ा, ये हमने इसको इस प्रकार से जोड़ दिया, और इसमें हमने लगा रखी है
11,000 वोल्ट की बैटरी, 10 से 11 जब वोल्ट देते हैं हम इसके अंदर, इसमें वैक्यूम ट्यूब भी होता है। मैं सारा कुछ कर देता हूँ इधर अभी। इधर हमारे पास हो गया निर्वात पंप। ये हमारे पास क्या हो गया, देखो इसे क्या बोलते हैं, निर्वात पंप। निर्वात पंप कहते हैं इसको, निर्वात पंप कहते हैं अपने इसको। मतलब इसके अंदर जो है ना प्रेशर मेंटेन रखता है, बहुत कम प्रेशर। ये हमारा 11,000 वोल्ट की बैटरी लग गई। यहां हम इसमें लगा देते हैं क्या, एक कुंजी। पहले देखो हमने ये क्या, ये नेगेटिव है, तो ये हमारा कैथोड था और अभी भी कैथोड ही है, पहले भी था अभी भी है। ये हमारा एनोड था, ये हमारा पॉजिटिव था। तो पहले आपने जो था एनोड लगाया था छिद्रयुक्त। क्या लगाया था पहले, एनोड पहले हम लगाए थे छिद्रयुक्त। लेकिन जो गोल्डस्टीन भाई साहब है, इसने क्या कर दिया, कैथोड को लगा दिया छिद्रयुक्त। इस बार कैथोड जो है वो छिद्रयुक्त लगा दिया। इस प्रकार से एक छिद्रयुक्त कैथोड लगा दिया और इसके पीछे कर दिया उसने लेपिंग। किस चीज का लेपिंग करा उसने, जिंक सल्फाइड का पीछे, यहां पीछे लेप लगा दिया, स्क्रीन लगा दिया। इधर की ओर, ठीक है। अब जैसे कि पहले जो इसमें गैस था वो आयनित हो गया था, तो नेगेटिव वाला कहां गया था, गलत। जो गैस आयनित हुआ, गैस आयनित होने की वजह से उसके जो पॉजिटिव आयन थे वो चला गया था कैथोड की तरफ। जो धन आयन था वो गया था कैथोड की ओर, और कैथोड पे जाकर के वो कैथोड से टकराया था। और कैथोड से टकराने के बाद जो ऋणात्मक कण उससे निकली थी, उसे आपने कहा था कैथोड रेज, कैथोड रे कहा था। और वो जो रे थी वो कैथोड रे कहलाई थी, जो कि नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर के बना था, और वो प्लस की तरफ क्या हो रहा था, आगमन हो रहा था। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ये मानना है गोल्डस्टीन का कि अगर कैथोड से मान लो हमारे पास क्या है, जो रे निकली थी, उस रे ने जो गैस के अंदर जो हाइड्रोजन था, कौन था, हाइड्रोजन गैस या कोई अन्य गैस हम भर देंगे, तो उस अन्य गैस के अंदर कौन होगा, नेगेटिव आयन तो होगा। तो नेगेटिव आयन तो इस ओर गमन कर गए, सॉरी उल्टा कर दिया, नेगेटिव आयन जो है वो तो इस ओर गतिशील हो जाएगा, इस ओर। लेकिन वही आयनित गैस के अंदर कुछ धनायन भी होते हैं, पता नहीं था पहले लोगों को, पता नहीं था ना, लेकिन होते हैं। तो जो गोल्डस्टीन था उसने कहा नेगेटिव वाले तो एनोड की ओर जा रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ प्लस वाले कण भी ऐसे होंगे जो कहां, हाँ, जो कैथोड की तरफ गमन कर रहे होंगे। कहां पर, कैथोड की ओर गमन कर रहे होंगे ना, ये प्लस वाले गैस कैथोड की तरफ गमन कर रहे होंगे, और माइनस वाले कण जो होंगे वो कहां, वो एनोड की तरफ गमन कर रहे होंगे। कौन, माइनस वाले। माइनस वाले कहां जा रहे होंगे, एनोड की ओर। माइनस वाले एनोड की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है ना। और प्लस वाले कहां जा रहे होंगे, ये प्लस वाले आए कहां से, ये प्लस वाले आए, ये जो ट्यूब के अंदर जो गैस है, वो गैस कैथोड रे की वजह से आयनित हो गया होगा, और आयनित होने की वजह से उसमें से दो टाइप के कण निकले होंगे, एक तो प्लस और एक माइनस। माइनस क्या होता है, माइनस एनोड की तरफ गति कर जाता है, और जो धन आयन है, जो धनावेश है उसके अंदर, वो कैथोड की तरफ क्या हो गया, मूव कर गया होगा। मूव मतलब चल गया होगा, इस तरह से ऐसे गतिशील होकर के पहुंच गया होगा। अब क्योंकि ये धन आवेश, जो धन कण है, धनावेशित कण है, वो एक छिद्र युक्त
छिद्र युक्त कैथोड से निकल के जा रहा था। अब छिद्र युक्त कैथोड से निकल के जा रहा है, इसीलिए इसे कहा था क्या, कैनल रे कहा था। इसे क्या कहा था, हाँ इसे कहा था कैनल रे। छिद्र में से होकर निकल के जा रहा है, क्योंकि ये जो प्रोटॉन, तो जब था ही नहीं पता, धनावेशित कण ही कह रहे थे, तो ये जो धनावेशित कण है, ये एक छिद्र, एक हॉल, ऐसा लग रहा था किसी नहर में ना पुलिया होती बनी है, पानी बाहर निकलता है, उसमें से निकल के जा रहा है। ऐसा किसको लग रहा है, कण को लग रहा है। धनावेशित कण जो ना जा रहा है छिद्र में से, किसके, जो कैथोड पे छिद्र है उसमें से निकल के जा रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो किसी नहर में से निकल जा रहा है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, कैनल का मतलब होता है नहर, कैनाल का मतलब होता है नहर, यानी किसी नहर में से होकर निकल जा रहा है छिद्र में से, ऐसा इसको लग रहा है, इसीलिए इसका नाम दिया क्या, कैनल रेज, कैनल रे नाम दिया इसका। ठीक है ना। तो ये कहां से हुआ, जो गैस भरी हुई थी इसके अंदर निम्न दाब पर, यहां ध्यान रखें हम लोग, निम्न दाब, यहां लिख देते हैं निम्न दाब, निम्न दाब पर ये है ना, गैस आयनित हो गया, प्लस वाले कहां गए, हाँ कैथोड की तरफ गए, माइनस वाले एनोड की तरफ गए। तो यहां पर जब ये कण जाकर टकराई इधर पीछे, तो यहां भी क्या हुई, स्पार्किंग प्रोड्यूस हुई, क्या हुई, हाँ क्योंकि ये क्या है, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल है, प्रतिदीप्त यहां पर उत्पन्न हुई चमक। इससे पता चल गया कि कुछ कण ऐसे होते हैं जो कैथोड की तरफ भी जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, अब कैथोड माइनस होते हैं तो वहां पर प्लस वाला ही जाएगा, नेगेटिव वाला तो जाएगा नहीं, है ना। तो उन्होंने कहा कि एनोड रे भी इसमें होती है और कैथोड रे भी इसमें होती है। स्फुरदीप्त वही तो है क्या, स्फुरदीप्त या प्रतिदीप्त हो रहा है, प्रतिदीप्त का होता है मतलब चमकदार। तो चमक उत्पन्न हो रही है इधर, इसमें चमक उत्पन्न हो रही है इधर। तो एनोड रे कहां जा रहा था, कैथोड की तरफ, जो धनावेशित जो पार्टिकल है, जो उसमें कण है, उससे मिलकर के बना है, कौन, एनोड रे, एनोड रे निकल के जा रहा है। ठीक है ना, जो धनावेशित कणों से मिलकर के बना है, ऐसा बताया गोल्डस्टाइन ने। किसने बताया, तो गोल्डस्टाइन ने फिर अध्ययन किया और फिर कुछ बातें कही, क्या कही अभी लिखवाता हूं, पहले बनाओ इसको अच्छे से। हो गया कॉपी, चलो आगे चलते हैं ना। तो पहले मैं लिखवाता हूं कि इसमें एक्चुअली इसने कहा क्या। देखो तो क्या हुआ, जो विसर्जन था नलिका, उसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, है ना। तो विसर्जन नलिका में क्या करते हैं, कैथोड पर एक नई छिद्र युक्त, कौन सी, छिद्र युक्त कैथोड लगाया गया। ठीक है ना। और क्या हुआ, उस छिद्र युक्त कैथोड के पीछे कौन पहुंच गया, कण देखा गया। ठीक है ना। और प्रयोग से पता चला कि कुछ किरणें कैथोड से या कैथोड के छिद्र से निकलकर कैथोड के पीछे दीप्त मतलब ग्लो उत्पन्न करता है। क्या करता है, उत्पन्न करता है। और फिर उसने कहा इसको क्या, क्योंकि छिद्र में से निकल के जा रहा था, इसीलिए इसे कहा गया कैनल रेज, यानी कैनल किरणें। समझ आया तुमको, है ना। इसलिए इन किरणों को
कैनल कनाल किरणें कहते हैं, किरणें कहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये कहना उचित नहीं है। कैनल किरणें तो आप कह सकते हो, लेकिन एनोड रे नहीं आप कह सकते। एनोड रे आप नहीं कह सकते, है ना, ये ध्यान रखना। एनोड किरण वास्तव में एनोड से उत्सर्जित नहीं होते, उत्सर्जित नहीं होते, ध्यान रखना। तो कहां से होते हैं? ये जो हमारे पास क्या है, कैथोड, और है कौन, एनोड। दोनों के बीच में रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान में हाइड्रोजन या फिर अन्य गैसें हो सकती है। ये जो हमारे पास कैथोड और एनोड है, तो उसके बीच में जो गैस है, जब उस गैस के अणु पर, कहां से, कैथोड रे, भाई यहां से निकली होगी ना, जो पहले आपने सीखा था, उस रे की वजह से इसके अंदर क्या, ये आयनित हो गए। भाई मान लो हमारे पास कौन है, देखो हमारे पास कौन था, हमारे पास था H। अब H कौन होता है, गैस हाइड्रोजन। तो जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, पढ़ा था ना, कैथोड रे समझाया था। तो जो कैथोड किरणें थी, वो जाकर के गैसों से टकराई होगी, तो उसके अंदर कौन, नेगेटिव आयन था, इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जाकर के अणु से टकराया होगा गैस के, जो भरी है इन दोनों के बीच में, और उस अणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया होगा, और वो कहां पहुंच गया होगा, हाँ वो पहुंच गया होगा कहां, वो पहुंच गया होगा एनोड की तरफ। और जो प्लस वाला धनायन बना, ये चला गया कैथोड की ओर गति करता हुआ। तो इसी को हमने कहा था बाद में कि धनावेशित रे जो है वो हाइड्रोजन प्लस से बना होगा, अगर गैस हाइड्रोजन होगा। बाकी आप गैस इसमें कोई भी ले सकते हो, समझ में आ गया ना। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन ने इसको टक्कर मारी और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एक तो खुद जो गया था वो, और एक H के अंदर जो निकला वो, और प्लस आयन बन गया होगा। ऐसे हीलियम के अंदर से हो सकता है कि भाई साहब हीलियम भी तो होता है, एक इलेक्ट्रॉन आया टक्कर मारी, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, ये इलेक्ट्रॉन आया कैथोड रे से, ठीक है ना, टक्कर मारा तो हीलियम क्या हो गया, 2 प्लस हो गया, और यहां पर कितना हो गया, 3 माइनस। 3 क्यों भाई, 2 तो खुद का निकल के बाहर आ गया और एक पहले से था, है ना, तो 3 हमारा निकल के बाहर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि धनावेशित रे यानी किरणें उत्पन्न हुई कहां से, कैनल रे, है ना, हम इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। नहीं होते, इसलिए एनोड रे, एनोड किरण कहना उचित नहीं होगा। क्या नहीं होगा, उचित नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे इसको, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, धन रेज किरणें, ठीक है ना। इसलिए इसे धन किरणें कहा, धन किरणें या फिर कैनाल किरणें कहना चाहिए, है ना, कहना चाहिए। एनोड रे नहीं कहेंगे इसको, ठीक है ना, एनोड रे नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये एनोड से नहीं होता उत्सर्जित। हाँ, जो किरणें कैथोड से निकल रही थी उसे कैथोड किरण कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, समझ आया, लेकिन इससे नहीं कहना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमने धनावेशित जो रेज है उसका अध्ययन कर लिया, और वो कैसे निकला पता लग गया ना, हाइड्रोजन से निकल सकता है, हीलियम से। ये सब गैस कहाँ होते हैं, कैथोड एनोड के बीच में भरे होते हैं। तो जो उच्च तीव्रता से जो आता है, तीव्रगामी रे निकलती है कैथोड से, उसकी रे ने उसे आयनित कर दिया होगा, तो वहां से जो नेगेटिव निकला होगा वो कहाँ पहुंच गया, एनोड की ओर, और जो धनवेशित कण उसमें होगा वो कहाँ पहुंच गया, कैथोड की तरफ, ठीक है ना। इसीलिए हमने उसे कहा क्या, धनावेशित रेज, यानी कि पॉजिटिव रेज हमने उसे कहा, ठीक है ना। अब यहां पर क्या आता है, धन किरणों के गुण। पहले मैंने क्या लिखवाया था, कैथोड
किरणों के गुण। अब लिखेंगे धन किरणों के गुण। लिखो धन किरणों के गुण, और फिर यहीं से क्या निकलेगी, हाँ यहीं से निकलेगी हमारी प्रोटॉन की खोज कैसे होती है, यहीं से पता चलेगा, ठीक है ना। तो लिखो धन किरणें हमेशा क्या होती है, सीधी रेखाओं में चलती है, ठीक है भाई। लिखो इसमें पहले पहला लिखो, अच्छा इसमें लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, या फिर कह सकते हो कैनल रेज अंग्रेजी में, ठीक है ना। जो धनावेशित हमारे पास रेज है उसका क्या गुणधर्म है, पहला जैसे कि कैथोड रे सीधी रेखाओं में गमन करती है, इसी प्रकार से ये भी कौन, धन किरणें सीधी रेखाओं में गति करती है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। तो लिखे पहला गुणधर्म, धन किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती है। तो इसकी कौन सी, ये इसकी हुई पहली बात। दूसरी बात क्या है इसकी, हाँ कि ये धन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। और जो कैथोड किरणें थी वो किससे मिलकर बनी थी, वो बनी थी ऋणावेशित कणों से मिलकर, ठीक है ना। अब इसमें दूसरी बात क्या होता है, हाँ अब यहां पर भी वही जो था डिक्टो कि भाई जो धनावेशित रेज हैं वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होते हैं, लेकिन कैथोड रे जिस दिशा में विक्षेपित हो रहे थे उसका विपरीत ये होते हैं विक्षेपित, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसमें लिखो ये किरणें क्या होगी, ये किरणें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में कहां, ऋणावेशित प्लेट की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है ना। मतलब ये माइनस की ओर की बजाय कहां, प्लस की ओर क्या होती है, आकर्षित होती है। इसी से तो सिद्ध हुआ था कि धनावेशित रेज है, किरणें हैं, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है। और फिर हमने बोला, अच्छा जो जो उसमें हुआ था एक्सपेरिमेंट वो सब करा था इसमें भी, इसने भी छाया बनाया, किसका, किसी ऐसे वस्तु का जिसे आपने कहां रखा, इन रेस के बीच में रख दिया, और इसने भी जो पहिया था पेडल उसे जब रखा तो घुमा दिया। मतलब ये सब कुछ वही गुणधर्म शो कर रहा है, बस प्रकृति कैसी इसकी उससे विपरीत है, वो नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव वाला होता है। इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रतिदीप्त उत्पन्न, प्रतिदीप्त मतलब ग्लो, ग्लो प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। अब ये धनावेशित कण है, इसी को हमने क्या, पॉजिटिव धन को हमने प्रोटॉन कह दिया था, समझ में आया तुमको, कॉपी कर लो फटाफट से, हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा देखो इसमें अभी जो हम यहाँ लिखने वाले हैं, फिफ्थ पॉइंट है ना, ये जो धन रेज है, पॉजिटिव रेज है, इन पॉजिटिव रे में कौन होंगे, धनावेशित कण होंगे। तो उसका भार कितना होगा, देखो ध्यान से, धनावेशित इन धन किरणों में धनावेशित कण का द्रव्यमान वही होता है वही होता है
जो उस गैसीय परमाणु का होता है, उस गैसीय परमाणु का होता है जिनसे ये उत्सर्जित हुए हैं, जिनसे इनकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है ना। उत्पत्ति हुई है मतलब जिनसे वो निकला है उतना ही भार क्या होगा इसका भी होगा। ठीक है भाई, तो ये आप चीज का इसका ना ध्यान रखें। ठीक है, उत्पत्ति हुई है, कितना भार होगा इसका, जितना उसका होगा, किसका। अब मान लो अगर हाइड्रोजन हुआ, क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का होगा, एग्जाम्पल के तौर पर एच में से बाहर निकला कौन, एच में से बाहर निकला प्रोटॉन। भाई प्रोटॉन तो भी नाम दिया नहीं हमने, धनावेशित कण निकला, क्या निकला, जब इलेक्ट्रॉन टकराया तो एच प्लस आयन आया कि नहीं आया, और ये बाहर निकल गया यहाँ से एच, ये जो है ये नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो एच है इसका भार कितना हुआ, तो इसका जो भार निकल के आया, इसका भार वही निकला जो हाइड्रोजन का भार होता है। अब हाइड्रोजन का भार कितना होता है ग्राम में, तो एच का जो भार होता है ना, प्लस लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, इसका भार जो ग्राम में होता है वो होता है 1.726 गुना 10 की पावर -24। ये एक का भार होता है, ध्यान रखना इसका, ग्राम। ठीक है ना, इतना भार होता है। तो ये जो हाइड्रोजन का भार इतना होता है ग्राम में, इतना ही H प्लस का होता है, इसीलिए H प्लस को प्रोटॉन भी कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और इस पर जो आवेश निकला वो क्या निकला, 1.62 आवेश, H प्लस पर आवेश कितना आवेश निकला, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, जितना कि इलेक्ट्रॉन पे था माइनस में होता है उतना ही इसमें निकला, लेकिन प्लस में। बताऊंगा अभी कितना कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है लेकिन नेगेटिव होता है, वो मैंने बताया नहीं, अब बता दूंगा। ठीक है ना, इतना होता है। तो जितना प्रोटॉन का भार होता है उतना ही हाइड्रोजन का भार होता है, इसीलिए कहते हैं कि प्रोटॉन और हाइड्रोजन दोनों सेम है, H प्लस आयन। ठीक है ना, कॉपी करो, इस धनावेशित कण को प्रोटॉन नाम दिया गया। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे इस पॉइंट में, इन धनावेशित कणों को प्रोटॉन क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन का नाम दिया गया। और यह सिद्ध हो गया कि, और यह सिद्ध हुआ कि प्रोटॉन भी द्रव्य का एक मौलिक क्या होता है, एक मौलिक कण होता है, ये हमें ध्यान रखना है। मौलिक कण होता है कौन, प्रोटॉन भी, ये हमें भूलना नहीं है। ठीक है, कॉपी करो इसको। फिर प्रोटॉन की खोज हमारी हो गई, अब कौन बचा, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो लिखो अगला हेडिंग, न्यूट्रॉन की खोज। क्या लिखो, न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज, ठीक, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है ना, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई हमको ये सीखना है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज हमारी कैसे हुई हमें सीखना है। देखो, इसकी खोज चैडविक ने करी है। किसने करी है, चैडविक ने, है ना, कौन था, चैडविक, तुमको ध्यान रखना है क्या लिखा जा रहा है। ये चैडविक कहते हैं कि चैडविक ने
चैडविक ने क्या करा, बेरिलियम, बीई, ठीक है ना, ये 4 नंबर पे है और 9 इसका वो है, 4 नंबर पे है, 4 नंबर पे है ना बेरिलियम, 4 और 9 है। या फिर बोरॉन, बोरॉन पर, बोरॉन 5 पर है और ये कितना हो गया 11, ठीक है ना, बोरॉन 10, सॉरी 10 होता है इसका मान है। पर क्या करा, अल्फा कणों से, किससे, अल्फा कणों से बमबारी की, क्या करी, बमबारी का मतलब होता है बौछार कर देना, किसका, अल्फा कणों का। अल्फा कण क्या होते हैं, ये धनावेशित कण होते हैं जो हीलियम से निकलते हैं, ध्यान रखना। अल्फा कण क्या होते हैं, धनावेशित कण होते हैं जो हीलियम परमाणु के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो जो धन बचेगा उसे अल्फा कण कहते हैं। तो अल्फा कणों से हमने क्या करी, बमबारी की। अल्फा कणों से बमबारी करने पर प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हुआ कि उदासीन कण निकलता है वहां से, क्या निकलता है, उदासीन कण निकलता है, ठीक है ना। सिद्ध हुआ कि उत्सर्जित किरणें उदासीन कणों से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है, ठीक है ना। और ये जो कण है इसे ही बाद में न्यूट्रॉन का नाम दिया, क्या नाम दिया भाई, और इस उदासीन कण को न्यूट्रॉन का नाम दिया, किसने किया, ये हल्के परमाणु पर बम्बारमेंट करी, जो किसका, अल्फा पार्टिकल्स था उसका। अल्फा कण जो होता है या पार्टिकल जो होता है अल्फा, ये धनावेशित होते हैं। अगर हीलियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो जो बचेगा प्लस आयन, 2 प्लस आयन, उसे हम बोलेंगे अल्फा कण, ठीक है ना। तो उसी की बम्बारमेंट की गई, यानी बमबारी की गई किस पर, बेरिलियम पर और बोरॉन पर। तो उसके अंदर से जो किरणें निकली उस किरणों को अध्ययन करा किसने, चैडविक ने, और पाया कि वहां कुछ कण ऐसे होते हैं जिन पर कोई आवेश नहीं होता है और वो उदासीन होते हैं, तो उसको नाम दिया गया क्या, न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन नाम दिया, ठीक है ना, कॉपी, ठीक है। और ये जो कण है न्यूट्रॉन, इसका भार होगा कितना, इसका भार प्रोटॉन के भार के बराबर होता है। और यहां लिख देना, प्रयोग द्वारा पाया गया कि प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है। समझ में आया कि नहीं आया। और यह भी परमाणु के नाभिक में, कहा, तो परमाणु के, अभी परमाणु के नाभिक की तो बात ही नहीं हुई, ठीक है ना, वो तो हम बाद में होगा, ठीक है ना, ये छोड़ दो फिलहाल, अभी नाभिक तो हम अभी पढ़ेंगे आगे होता है, ठीक है ना, वैसे खत्म हो गया, ठीक है। और न्यूट्रॉन को जो है दर्शाया गया वो किससे, एन से, किससे, एन से, ठीक है ना, एन होता है न्यूट्रॉन। समझ में आएगी ना। तो अब यहां से हमारे पास क्या निकल के आई, कुछ बातें निकल के आती हैं, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो गया, देखो सारी खोज हो गई। इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लोग ई माइनस दिखाएंगे, ठीक है ना। इस पर कितना होता है, -1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उसको हम लोग me से दिखाते हैं, किस दिखाते हैं, me मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बताओ। इसका भार जो होता है वो 1.9 होता है, कितना, 1.9
9.1 होता है, ठीक है ना, हाँ 9.1 होता है। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है ना, सॉरी हाँ किलोग्राम में होता है इतना। और अगर ग्राम में होगा तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम में इतना होता है, और किलोग्राम में इतना, तो किलो में बहुत काम आता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और ऐसे कौन आता है, ऐसे ही आता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है ना, उतना प्रोटॉन पे भी होता है। -1.6 प्लस आ जाएगा, क्या ना, क्या प्लस आएगा, प्लस है ना, प्रोटॉन तो धनावेशित है कण, तो प्रोटॉन पर कितना भार होगा, जितना इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन विपरीत धनात्मक, गुना 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। अच्छा, प्रोटॉन का कितना भार होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, देखो प्रोटॉन का जो भार होता है वो निकल के आता है हमारा कितना, 1.6, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻27, ये किस में, ग्राम में आएगा, ठीक है ना। और केजीएम करने के लिए आपको यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 30 करना पड़ेगा, ठीक है ना, दिक्कत तो नहीं, ग्राम में इतना होगा, और 30 जो है इसका अगर कर दोगे तो किलोग्राम में हो जाएगा, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन का भार अभी लिखवाया था, वो भी सेम होता है। तो न्यूट्रॉन का आवेश लिखो, न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है बताओ, नहीं पता, भाई न्यूट्रॉन का आवेश नहीं पता, अभी तो बताया था, उदासीन होता है, मतलब जीरो, कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है भाई, बताने के बाद नहीं पता, बताओ उदासीन। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव ऋणात्मक, प्रोटॉन होता है धनात्मक, होता है प्रोटॉन, ये रहा, और न्यूट्रॉन जीरो, उदासीन होता है। इसका भार कितना होगा, जितना भार प्रोटॉन का होता है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, जितना प्रोटॉन का होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻30 केजी में लिख दो, ठीक है ना, यहाँ पर लिख रहा था केजी, 1.6 गुना 10⁻⁻27, ये ग्राम में था, केजी में करेंगे तो -30 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हमारी क्या हुई, जो चैप्टर हमारा है परमाणु की संरचना, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई सबको विस्तार से समझा दिया है, डिटेल में पढ़ा दिया है। इसको पेपर में कह सकते हो आता भी है, नहीं भी आता है, क्योंकि इसमें से हमें केवल इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है, कोर्स में था इसलिए हमें पढ़ाना पड़ा, ठीक है ना। पेपर में से ऐसा कुछ पूछता नहीं है, बस ये पता होता है कि प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन कैसे खोज हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, इतिहास उसकी हिस्ट्री में पता होना चाहिए डिस्कवरी की, ठीक है ना, कहाँ से उत्पत्ति हुई, ये मूल कण होते हैं किसी भी परमाणु का। तो यहाँ हमारा खत्म हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज का। अगली क्लास में अपन लोग परमाणु के मॉडल का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। अलग अलग परमाणु आएगा, अलग अलग, भाई परमाणु होता कैसा है, किसी ने अभी तक देखा नहीं है इसको। तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी कि अवपरमाणु जो कण है उसकी खोज हो गई है, तो उसके बाद वैज्ञानिकों में ये होड़ लग गया कि ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये रहते कैसे हैं परमाणु के अंदर, इनकी व्यवस्था कैसी होती है, कैसे व्यवस्थित रहते हैं, उसका जानना उनके मन में एक रोचक उत्पत्ति है ना, रोचक तथ्यों को उत्पन्न करता है जानने के लिए कि भाई कैसे रहते होंगे। तो उन्हीं के उसमें कि भाई कैसे रहते होंगे ना, अलग अलग मॉडल दिया गया, प्रस्तुत किया गया परमाणु का, कहाँ वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से कैसे कैसे किया, पहले कौन आया अगली क्लास में समझाऊंगा, ठीक है ना। और अब परमाणु कण कुछ और होते हैं, ठीक है ना, थोड़ा बहुत एक दो होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन है ना, मीसो, हाँ मीसो बोलते हैं, हाँ मीसो, इनका ना आपको नाम बताऊंगा अगली क्लास में, केवल नाम हम लिख के छोड़ देंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।